इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। अध्याय 1 अंत तक नोवेल हॉल। ये चेहरों की दुनिया है। यदि कुरूप लोगों के पास पैसा न हो तो उन्हें संतानोत्पत्ति का भी अधिकार नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ही बदसूरत है तो भले ही उसके पास पैसा हो, उसकी कोई बहन नहीं होती। दूसरी ओर शेन लैंग इतना कुरूप व्यक्ति था कि उसे प्रजनन का भी अधिकार नहीं था। डॉट डॉट डॉट। बेशक शेन लैंग बदसूरत पैदा नहीं हुआ था। वो बहुत सुंदर हुआ करता था और उसने चीन में एक मेडिकल विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। प्राथमिक विद्यालय से ही लड़कियां उससे गुप्त रूप से प्रेम करती रही हैं और उत्साहपूर्वक उसका पीछा करती रही हैं। लेकिन प्रथम वर्ष में एक भयानक दुर्घटना घटी। जब वो प्रयोग कर रहा था तो बोतल फट गई और सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड उसके चेहरे और आधी छाती पर फैल गया। उसका सुंदर चेहरा बर्बाद हो गया। वो देवदूत से शैतान में बदल गया था। वो इतना बदसूरत था कि किसी की भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो नोट्रे डेम के कैसिमोडो से भी अधिक कुरूप था। वो एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर लोगों को लगभग बुरे सपने आने लगते थे। शेन लैंग को सभी प्यार करते थे, लेकिन अब वो सभी से डरने लगा। लगभग कोई भी लड़की 2 सेकंड से अधिक समय तक उसके चेहरे को भूलने की हिम्मत नहीं करती थी। अतः उसने संभोग का अधिकार खो दिया। डॉट डॉट डॉट। शेन लैंग ने अपना सुंदर रूप खो दिया था और एक महान आत्मा बनना चुना था। स्नातक विद्यालय के बाद उन्होंने डॉक्टर के रूप में पढ़ाई जारी नहीं रखी, नहीं उन्होंने विश्वविद्यालय के संबद्ध अस्पताल में रहने का विकल्प चुना, बल्कि सबसे कठिन मोर्चे पर चले गए। 10 वर्षों तक सीमांत क्षेत्र में सहयोग करने के बाद उन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई और अनगिनत सम्मान प्राप्त किए, लेकिन कोई भी महिला उन्हें पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इतना नहीं कि वे चमक सके। इस प्रकार उसने स्वयं को और अधिक महान बनाने का निर्णय लिया, और सबसे अच्छा ये था कि वह इतना महान बने कि कोई उसके कुरूप और भयानक चेहरे को भूल जाए। उन्होंने एक अधिक खतरनाक और कठिन अफ्रीका, एक युद्धग्रस्त देश तथा एक तंबू अस्पताल जहां हर दिन ऑपरेशन कक्ष नहीं होता, जाने का निर्णय लिया। वो अफ्रीका के एक युद्धग्रस्त देश में 10 वर्षों तक रहे थे। उन्हें और भी सम्मान मिले और वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए। हर दिन वो मरीजों का इलाज और सर्जरी करते थे। वे देश विदेश में प्रसिद्ध हुए, ध्वज तुल्य व्यक्तित्व बन गए, संघर्ष, त्याग और समर्पण के पर्याय बन गए। उसका बदसूरत चेहरा अखबारों और पत्रिकाओं में छाया हुआ था और कई महिलाएं उसकी प्रशंसा करती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं करती थी और वह अपने 40वें दशक में भी अकेला था। जब उसके माता पिता चले गए तो वो और भी अकेला हो गया। वो अब भी प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम करते थे और लोगों की जान बचाना उनकी आदत बन गई थी। डॉट डॉट डॉट। इस समय शेन लैंग ने रोबोट की तरह 27 घंटे तक काम किया। 20 साल से भी अधिक समय हो गया है। हर दिन वो लोगों की जान बचा रहा था और उनके घावों को भर रहा था। हर दिन वो खुद को जीवन के लिए समर्पित कर रहे थे, लगभग बिना आराम के, एक लौह पुरुष की तरह। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने अनगिनत सर्जरी की और अनगिनत लोगों की जान बचाए। हालांकि ये साबित हो चुका है कि जो व्यक्ति कुलीन होता है उसे महिलाएं पसंद नहीं करती, और पेरिस के नोट्रे डेम में जो हुआ वो वास्तव में घटित होने की संभावना नहीं है। शेन लैंग ने एक शरणार्थी के टूटे हुए पैर को बिना किसी ढिलाई या कठोरता के सावधानीपूर्वक सिल दिया, भले ही वो बहुत थका हुआ था। वाह! दूर से पास तक सीटी की आवाज आए, साथ ही हवा में कंपन भी था। शेन लैंग को स्पष्ट रूप से पता था कि यह बम की आवाज थी और यह उसके सिर के ऊपर से उड़ गई, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी नहीं डरा और न ही इससे बचा। इसके बजाय उसे राहत और सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जीवन भर बहुत थका हुआ और अकेला रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन ये दुख की बात है कि महिलाएं बिना नींद के मर जाती है। यदि जीवन दोबारा आ सकता है तो मैं सबसे आरामदायक और आराम से जीवन जीने का वादा करता हूँ। मैं फिर कभी इतनी मेहनत नहीं करूंगा। अगर भगवान मुझे एक सुंदर चेहरा दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं इसका उपयोग सबसे सुंदर महिला के साथ संबंध बनाने के लिए करूंगा। शेन लैंग ने मन ही मन कसम खाए। बूम! बम अस्थायी अस्पताल में गिरा और शेन लैंग के पास फट गया। एक क्षण में ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके बगल में रखी एक्सरे मशीन और उसका लैपटॉप भी टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी हवा में प्रकाश और छाया का एक भंवर सा छा गया, जिसने सब कुछ अपने में समाहित कर लिया। डॉट डॉट डॉट। नोट: नई पुस्तकें अपलोड की गई है, कृपया उन्हें एकत्र करें।
कृपया टिकट की सिफारिश करें। इतिहास। अध्याय 2 मैं एक सुंदर पति हूँ। नाम। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। लेखक। साइलेंट पेस्ट्री जोड़ बंद करें, रीसेट करें। ये कहाँ है? क्या मैं टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया हूँ? जब शेन लैंग ने फिर से आंखें खोली तो वो पहले से ही एक बिल्कुल अनजान माहौल में था। वो एक मुलायम नक्काशीदार बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसके चारों ओर हर शानदार चीज थी। शानदार नक्काशीदार महोगनी की मेज, उत्तम चांदी की मोमबत्ती और मुलायम ऊनी कालीन, ये सब बता रहे थे कि यह एक धनी परिवार था। सबसे खास बात, इस कमरे की हर चीज प्राचीन थी और उसमें कोई आधुनिक सांसारिक घर जैसा माहौल नहीं था। उसने अपने कपड़ों की ओर देखा। वे बढ़िया रेशम के थे, लेकिन वे आधुनिक दुनिया के नहीं थे। वे टीवी धारावाहिकों के पुराने परिधानों जैसे थे। बिस्तर के पास एक बड़ा जिंगजी रखा था। वो ज्यादा साफ नहीं था। शायद वो कांसे का आईना था। शेन लैंग ने उठने की कोशिश की और जिंगजी को देखने की हिम्मत जुटाई। इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। जब से उसका चेहरा बिगड़ा था, हर बार जब वो आईने में देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो, और वो डर जाता था। जिंगजी के अंदर का चेहरा देखकर शेन लैंग चौंक गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि उसका चेहरा पीला और जर्जर था, फिर भी वो बेहद सुंदर था और विकृत होने से पहले शेन लैंग के चेहरे जैसा ही था। शेन लैंग ने एक बात की पुष्टि की। उसने यात्रा की थी, उसकी आत्मा इस अजीब दुनिया में, इस अजीब और परिचित व्यक्ति के पास यात्रा कर चुकी थी। बहुत समय हो गया, सुंदर चेहरा नहीं देखा। शेन लैंग ने जिंगजी के चेहरे को लगभग लालच से देखा। स्वर्ग ने उसे सचमुच एक नया जीवन दिया था, और एक पूरी तरह से अपरिचित दुनिया में भी उसका सुंदर चेहरा वापस ला दिया था। ये बहुत अच्छा है। अपने माता पिता के चले जाने के बाद उसे आधुनिक पृथ्वी से कोई लगाव नहीं था। एक नया जीवन पा पाना अद्भुत है। इस क्षण उसके मन में सूचनाओं का एक जटिल समूह उमड़ पड़ा, एक स्मृति जो शरीर के मूल स्वामी की थी। यह एक परिचित और अपरिचित दुनिया है। परिचित इसलिए क्योंकि यह जगह प्राचीन चीन से बहुत मिलती जुलती है, और यहाँ एक समान संस्कृति है, एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, एक समान जाति है। अजीब इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी नहीं है, नक्शा अलग है। इस दुनिया में 4 किताबें और 5 क्लासिक्स हैं। प्राचीन चीनी ऋषियों की रचनाओं में चीनी सभ्यता की नींव प्रतीत होती है। लेकिन चीन में कोई राजवंश नहीं थे, न किन राजवंश, न हान राजवंश, न जिन राजवंश वगैरह। यह अजीब है। भूभाग और इतिहास अलग है, लेकिन संस्कृति एक ही है। चूंकि इस दुनिया के इतिहास में एक बार महान निर्वाण हुआ था और फिर सभ्यता का पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए इन पुस्तकों को बड़े करीने से खोदकर निकाला गया और वे विश्व सभ्यता के पुनरुत्थान की महान कुंजी बन गई। इसलिए 4 ग्रंथों और 5 क्लासिक्स जैसी पुस्तकों का इस दुनिया में उच्च स्थान है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में मार्शल आर्ट और व्यक्तिगत बल प्राचीन चीन से कहीं अधिक विकसित है। इस समय शेन लैंग के राजवंश को दयान राजवंश कहा जाता था। यह एक विशाल साम्राज्य था जिसका परिवर्तित क्षेत्रफल 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जो प्राचीन चीन के किसी भी राजवंश से लगभग अधिक था। ये राजवंश प्राचीन चीन से भी भिन्न था। एक केंद्रीय साम्राज्य के अलावा ये कई द्वीपों से घिरा हुआ था। यह एक जागीरदार राज्य था, न कि एक जागीरदार राज्य जो झोउ तियानजी और दुनिया के राजकुमारों के बीच के रिश्ते के समान था, लेकिन ये केंद्रीय साम्राज्य झोउ परिवार से कहीं अधिक मजबूत था, और ये सभी जागीरदार राज्य सम्राट यान को सच्चा ड्रैगन पुत्र मानते थे। इसके अलावा साधारण सभ्यता के संदर्भ में दयान राजवंश चीन के वसंत और शरद ऋतु और युद्धरत राज्यों से कहीं बेहतर था, मोटे तौर पर तांग और सोंग राजवंशों के समान। शेन लैंग अब दक्षिण में एक महान जागीरदार राज्य यू राज्य के देश में था। यू राज्य में 3 प्रांत, 45 काउंटी, 390,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र, 10 मिलियन से अधिक की आबादी, विकसित वाणिज्य, तीखे लोक रीति रिवाज और समृद्ध मार्शल आर्ट है। निंग परिवार ने 400 से अधिक वर्षों तक यू राज्य पर शासन किया है। शेन लैंग तियानान प्रांत, नुजियान काउंटी और झुआनवू शहर यू राज्य में था। उनके शरीर के मूल मालिक का नाम शेन लैंग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों लोग वास्तव में 7 या 8 बिंदुओं के समान दिखते हैं, जो एक संयोग नहीं होना चाहिए। जटिल कारण क्या है, इस समय ये पूरी तरह से अज्ञात है। लेकिन इस शरीर की स्मृति को पढ़ने के बाद उन्होंने केवल यह महसूस किया कि ये दूसरी दुनिया का शेन लैंग एक पूर्ण त्रासदी और कॉमेडी था।
शेन लैंग का जन्म जुवानवू शहर, ठंडे पानी के शहर मेपल लीफ गांव में हुआ था। उसके माता पिता सबसे साधारण किसान थे और पूरा नुजियान काउंटी पहाड़ी था, जहां पानी ज्यादा और जमीन कम थी। शेन लैंग के 4 सदस्यों वाले परिवार के पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 एकड़ जमीन और 2 एकड़ पहाड़ी जमीन थी। माता पिता दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके पास मुश्किल से साल भर का खाना और कपड़ा होता था। हालांकि वो एक किसान परिवार से था और अपने परिवार का इकलौता बेटा नहीं था, फिर भी उसके माता पिता उसे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और वे उसे डांटने, फटकारने और काम करने देने से हिचकिचाते थे। हालांकि उसका परिवार बेहद गरीब था, फिर भी उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए भेजते थे, इसलिए एक तरह से वो अभी भी एक विद्वान था। हालांकि उसकी पढ़ाई लिखाई काफी कमजोर थी। 10 साल की पढ़ाई के बाद भी वो 1000 शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। इसलिए नहीं कि वो आलसी था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत मेहनती था। नतीजे खराब आए क्योंकि उसका आईक्यू इतना कम था कि वो दिमागी तौर पर क्षतिग्रस्त होने के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। शायद द बुक ऑफ फॉरेस्ट गम के अगम की तरह उसके शब्द कोमल थे, उसके हाव भाव फीके थे और उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। अपने सुंदर चेहरे के अलावा वो लगभग बेकार था और सैकड़ों मील तक कूड़े का पर्याय बन गया था। उसका भाई शेन जियांग एक टूटा हुआ परिवार था जो कई सालों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब वो पूरी तरह से बहिष्कृत हो गया था। जैसे जैसे उनके माता पिता बूढ़े होते गए, परिवार बद से बदतर होता गया। वे इतने गरीब थे कि अब बर्तन भी नहीं खोल सकते थे। इस साल वो 18 साल का हो गया। वो 9 साल से शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी बहुत कम था। उसके साथ स्कूल जाने वाले उसके कुछ सहपाठियों ने परीक्षा भी पास कर ली थी और वो अभी भी दीक्षा कक्षा में था। हर दिन 10 साल के बच्चों के एक समूह को पढ़ाता था। ये बाकी सभी के कॉलेज जाने के बराबर था और उसने प्राथमिक विद्यालय भी पूरा नहीं किया था। ये हानशुई कस्बे के स्कूल की शर्म की बात थी और कस्बे के स्कूल के शिक्षक उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत मूर्ख और बेवकूफ था। इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। बचपन से ही उसके माता पिता उस पर इतना लाड़ प्यार करते थे कि वो अपने कंधे या हाथ नहीं उठा सकता था। वो इतना कमजोर था कि वो जलाओ लकड़ी भी नहीं काट सकता था, खेती का काम तो दूर की बात थी। इसलिए जब वो घर आता तो हर दिन दरवाजे के बाहर मिट्टी पर लिखने और चित्र बनाने के लिए एक छड़ी लेता और हर दिन घर पर मुफ्त खाना खाता। उसके माता पिता उसका तिरस्कार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उससे गर्मजोशी की मांग करते थे। हालांकि उसका भाई एक बदमाश था, फिर भी वे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वो हर दिन अपनी चोटिल नाक और सूजे हुए चेहरे से कुछ तांबे के सिक्के कमाने के लिए वापस आता था। उसने बिना किसी शिकायत के अपने बेकार भाई का पालन पोषण किया। जब ये यादें सामने आईं, तो शेन लैंग के शरीर में दिल टूटने की लहर दौड़ गई। जब शेन लैंग छोटा था तो उसके माता पिता और भाई सफेद चावल के हर भोजन के साथ केवल दलिया ही खा सकते थे। मेरे पिता कभी कभी पहाड़ पर खरगोश का शिकार करते थे और उसे बेचने के लिए बाजार ले जाते थे, लेकिन हर बार वे शेन लैंग के लिए एक खरगोश का पैर छोड़ देते थे ताकि वह उसे अकेले खा सके। भाई शेन जियान कटोरे में मकई के चावल को खुरचते समय लार टपका रहा था। मेरे माता पिता वास्तव में पक्षपाती हैं। वे शेन लैंग को एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं और मेरा भाई शेन जियान एक खरपतवार की तरह है। और बचपन से ही शेन लैंग को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण हमेशा तंग किया जाता था। उसकी रक्षा के लिए उसके भाई शेन जियान ने दूसरों के साथ कुछ झगड़े किए। ये बहुत गर्मजोशी और खुशी भरा था। इसलिए अब तक की यादें बहुत अच्छी हैं, भले ही परिवार बेहद गरीब है, लेकिन यह वास्तव में खुश है। हालांकि जब शेन लैंग इतना गरीब था, तो वो इतने आलीशान कमरे में क्यों रहता था? क्योंकि उसने एक बहुत अमीर पत्नी से शादी की थी, यानी वो एक अमीर परिवार में चला गया। नोट: मुझे किताबों की अलमारी में रख दो और खेती करो। अमिताभ संत, असीमित 10,000 युआन इनाम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। पहले का अनुक्रमणिका। अगला नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। लेखक: साइलेंट पेस्ट्री। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जुवानवू शहर का जू परिवार, जो रेशम और कपड़े का व्यापार करता है, हजारों एकड़ शहतूत और कपास के खेतों का मालिक है और धनी है। जू परिवार की बेटी जू कियान कियान पूरे जुवानवू शहर में एक शीर्ष सुंदरी है। वो न केवल जुवानवू शहर में बल्कि नुजियान काउंटी की सभी सामाजिक हस्तियों में भी सभी प्रकार की कलाओं में निपुण है।
वो 15 साल की उम्र से ही अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में मदद कर रही थी। वो चतुर और योग्य थी और उसने कई धनी महिलाओं को उच्च अधिकारियों और कुलीनों का पद दिलाया था, जिससे जू परिवार व्यापारी के घर से क्रोधित राज्य के उच्च वर्ग के समाज में सफलतापूर्वक एकीकृत हो गया था। इतनी सुंदर, प्रतिभाशाली और धनी युवती अनगिनत युवा नायकों का स्वप्न प्रेमी थी, और यहाँ तक कि उसका दामाद भी कभी मूर्ख शेन लैंग नहीं बन सकता था। हालांकि वो बहुत सुंदर था, फिर भी उसमें और जू कियान में जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 1 साल पहले जू कियान अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। धनवान जू ने अपने आसपास के सभी डॉक्टरों को ढूंढा, लेकिन उसे ठीक नहीं कर सका। इस समय एक किमियागर जू परिवार के मालिक से मिला और उसने कहा कि जू कियान बीमार नहीं है, बल्कि उस पर भूत प्रेत का साया है। अपनी बेटी को बचाने का एक ही तरीका था, और वह था शादी करके खुशियां मनाना और दुर्भाग्य और बुरी आत्माओं को इस दामाद में स्थानांतरित करना। बेशक जू परिवार के मालिक को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जू कियान जल्द ही मरने वाला था, इसलिए उसे उसके साथ एक जीवित डॉक्टर की तरह व्यवहार करना पड़ा और पूरे नुजियान काउंटी में खुलेआम जू कियान से शादी करनी पड़ी। अगर यह पहले होता तो अनगिनत युवा नायक इस शादी के लिए अपना सिर फोड़ने और लड़ने से डरते। अगर जू कियान मर भी जाता तो भी अनगिनत लोग दामाद बनने की होड़ में होते, भले ही वे जू परिवार के लिए धन कमाने के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जू परिवार एक ऐसा पति चाहता था जो जू कियान को खुश करे, बुरी आत्माओं को दूर भगाए, ताकि कोई भी एक एक करके दरवाजे पर आकर उससे बचने की हिम्मत न करे। सुंदरता और सोने के सिक्के दोनों प्यारे थे, लेकिन जीवन अभी भी महत्वपूर्ण था। शेन लैंग दूसरी दुनिया में मूर्ख 2 साल पहले एक बार जू कियान से मिला था और तब से इसके बारे में सोच रहा था। अन्य युवा नायक जू कियान को पसंद कर सकते हैं, लेकिन शेन लैंग ने उन्हें भगवान की तरह माना। जब से उसे स्कूल से घर भेजा गया था, वो हर दिन मिट्टी पर लिखता और चित्र बनाता था, ज्यादातर जू कियान के चेहरे पर। जब उसने सुना कि जू कियान गंभीर रूप से बीमार है और उसे अपनी बुरी आत्मा को हटाने के लिए एक आदमी की शादी की जरूरत है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जू परिवार के पास गया और कहा कि वह जू कियान से शादी करने के लिए तैयार है, और उसने अपने माता पिता से इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। बेशक उसके माता पिता और भाई ऐसा नहीं चाहते थे। वे इसे रोकने के लिए जू परिवार के पास दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेन लैंग ने पहले ही जू कियान से शादी कर ली थी, जो मरणासन थी। फिर भी उसके माता पिता और भाई शेन लैंग को घर लाने पर अड़े रहे, लेकिन उसे जू परिवार ने बाहर निकाल दिया। उस समय जू परिवार के बटलर ने उसके पिता शेन वान को 50 सोने के सिक्के दिए, लेकिन उसके पिता ने उसे सीधे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को बेचने के लिए पैसे कभी नहीं लेंगे। इस तरह शेन लैंग जू परिवार का अवांछित दामाद बन गया। एक सुंदर, बुद्धिमान, गरीब देहाती लड़का एक अमीर परिवार में प्रवेश कर गया। बेशक शेन लैंग धन की खातिर जू परिवार में दामाद बनकर नहीं आया था, बल्कि अपने सपनों की प्रेमिका जू कियान को बचाने के लिए आया था, भले ही शादी करना पूरी तरह से हास्यास्पद लगे। लेकिन कुछ अजीब हुआ। शादी करने के बाद जू कियान वास्तव में ठीक हो गया और अधिक सुंदर हो गया। इससे जू परिवार अविश्वसनीय और अति प्रसन्न हो गया। शेन लैंग का किसी भी चीज का श्रेय लेने का कोई इरादा नहीं था। वो अब भी हर दिन अपने आंगन में पढ़ाई, लेखन और चित्रकारी करने के लिए रहता था। उसके प्रति जू परिवार का रवैया थोड़ा जटिल हो गया। बेशक वे खुश थे कि जू कियान ठीक हो गया, लेकिन शेन लैंग एक मूर्ख और बेवकूफ गरीब देहाती लड़का था, जो जू कियान की उंगलियों के लायक भी नहीं था। नतीजतन जू परिवार के नौकर और नौकरानियां अधिक से अधिक गपशप करने लगे, जैसे कि मेढक हंस का मांस खाना चाहते हैं, और गरीब लड़कों की इच्छाधारी सोच अक्सर सुनाई देती थी, और शेन लैंग को देखने वाले नौकरों का तिरस्कार अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। भोजन बद से बदतर होता जा रहा था। पहले तो ये ठंडा था, लेकिन फिर खट्टा हो गया। हालांकि शेन लैंग गरीब पैदा हुआ था, उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही लाड़ प्यार किया था। वो अमीर जू परिवार में देहात की तुलना में बदतर खाता था। इतना ही नहीं, उसे रहने के लिए लकड़ी के शेड में भी धकेल दिया गया, जहां बिस्तर तक नहीं था, सीधे फर्श पर चटाई बिछा दी गई थी। शेन लैंग मानसिक रूप से विक्षिप्त और मूर्ख था। वो शिकायत भी नहीं करता था। यदि आपको धमकाया जाता है तो आप केवल चुपचाप सहेंगे।
बाद में जू कियान को पता चला कि वह क्रोधित था और उसने उन नौकरों को दंडित करने का आदेश दिया जिन्होंने शेन लैंग के साथ कठोर व्यवहार किया था। उनमें से प्रत्येक को 10 से अधिक बार कोड़े मारे गए और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यदि भविष्य में कभी भी किसी ने शेन लैंग को धमकाया तो उन्हें जू परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए शेन लैंग रहने के लिए शानदार आंगन में लौट आया और दैनिक भोजन उत्कृष्ट था और यहाँ तक कि हर 2 दिन में जू कियान उससे बात करने आती थी। ये दिन शेन लैंग के लिए एक देवता की तरह थे। भले ही उसकी शादी को महीनों हो गए थे, बिस्तर साझा करने की बात तो दूर, उसने अपनी पत्नी जू कियान की एक उंगली भी नहीं छुई थी। लेकिन आधा महीना पहले शेन लैंग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जू कियान ने उसके लिए कई मशहूर डॉक्टर ढूंढे, लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाए। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे क्या बीमारी है। हर दिन वो कमजोर होता जा रहा था और मर रहा था। आज तक उसकी मृत्यु ने शेन लैंग की आत्मा को इस शरीर में प्रवेश करने और उसमें रहने दिया है। इसलिए उसका छोटा जीवन एक पूरी तरह से त्रासदी या एक मूर्खतापूर्ण त्रासदी थी। शेन लैंग ने मन ही मन आह भरी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके मन में उनकी यादों के अलावा कुछ और भी था, जादुई और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ। वो अपनी आत्मा को इकट्ठा करने और अपने मन में खोजने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस कूड़े के टुकड़े को मर जाना चाहिए। ये सचमुच इसका विरोध कर सकता है। मरने के लिए इतने दिन जीवित रहा। हमारी युवती को देर ना हो, इसके लिए मर जाना ही बेहतर है। हाँ, इतना निकम्मा और देहात का एक गरीब लड़का, और फिर भी हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, तो अपनी घटिया जिंदगी में इतनी अच्छी किस्मत कैसे झेल सकता है? सच में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अगर वो मर भी गया तो भी कोई बात नहीं। हमारी मिस तो आसमान में किसी इंसान की तरह है। वो रोज उससे मदद मांगती रहती है। हमारी मिस एक नेकदिल इंसान है। उनके जैसा मानसिक रूप से बीमार इंसान भी रोज आधे घंटे उनसे बात कर सकता है। जू कियान ने एक बार हुक्म दिया था कि कोई भी शेन लैंग को तंग न करे, वरना उसे जू परिवार से निकाल दिया जाएगा। इसलिए नौकर नौकरानियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो शेन लैंग का इस तरह मजाक उड़ाएं, लेकिन आजकल वो शेन लैंग को मरते हुए नहीं सुन सकते थे, इसलिए उनकी हिम्मत फिर बढ़ गई। नौकर नौकरानियां हंसते हुए दरवाजा खोल देते। हर आधे घंटे में वो अंदर आकर शेन लैंग की लाश देखते। जाओ और देखो कि वो मर गया है या नहीं। अंदर आते ही एक नौकरानी ने अपनी नाक ढक ली। अगले ही पल नौकरानी चीख पड़ी और अविश्वास से शेन लैंग को देखने लगी। आधे घंटे से भी ज्यादा समय पहले वो शेन लैंग से मिलने आई थी। वो साफ तौर पर बहुत गुस्से में और बेजान था। अब न सिर्फ वो मरा नहीं था, बल्कि बिस्तर पर सीधा बैठा था। हालांकि वो कमजोर था, फिर भी वो थोड़ा ऊर्जावान था। तुम मरे नहीं हो? नौकरानी ने अचानक कहा। हाँ, मैं मरा नहीं हूँ, शेन लैंग ने कहा। कुछ नौकर आश्चर्य से उसके चेहरे को घूर रहे थे। काफी देर बाद प्रभारी नौकरानी ने कहा, जल्दी करो और मालिक को, युवती को बता दो कि शेन लैंग मरा नहीं है। फिर कुछ नौकर और नौकरानियां जल्दी से बाहर निकल गईं। नोट: 10,000 युआन के इनाम के लिए धन्यवाद मैक्यू। कृपया टिकट संग्रह की सिफारिश करें। पहले का अनुक्रमण का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास अध्याय 4। यह सुनहरी उंगली थोड़ी शर्मनाक है। नाम: इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। लेखक: साइलेंट पेस्ट्री। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। लगभग 15 मिनट बाद एक डॉक्टर आया। जू बटलर उसे अंदर ले गए। उन्होंने शेन लैंग की आंखें घुमाई और उसकी नब्ज फिर से टटोली। काफी देर बाद उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह वाकई अजीब और विचित्र है। इतनी गंभीर बीमारी मुझे मार रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उनके बगल में बैठे हाउसकीपर ने कहा, डॉक्टर ली, क्या शेन लैंग की सेहत ठीक है? खैर, जान को कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर ली ने कहा। जू बटलर भी मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर ली वाकई दवाइयों में माहिर है और उनके हाथ फिर से जिंदा हो जाएंगे। डॉक्टर ली एक पल के लिए झिझके और बोले, ये बस एक संयोग है बुजुर्ग। जू बटलर ने कहा, शेन लैंग, आराम करो। फिर वे डॉक्टर ली को कमरे से बाहर ले गए। शेन लैंग बिस्तर से उठे और जिंगजी के सामने खड़े होकर उसके नए रूप को ध्यान से देखने लगे। वो बहुत सुंदर था।
हालांकि वो कमजोर था, लेकिन जवानी से भरपूर था। इतना ही नहीं, शेन लैंग पहले सुंदर तो था, लेकिन उसकी आंखें फीकी और भाव भंगिमाएं बेतुकी थीं। वो बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था, बिल्कुल किसी लकड़ी की मूर्ति जैसा। लेकिन अब शेन लैंग की आंखें जोश से भरी थीं, और उसके चेहरे के भाव पहले से बिल्कुल अलग, जीवंत और गहन थे। पुनर्जन्म होना अच्छा है। जिंगजी के सामने आधे घंटे तक पढ़ने के बाद शेन लैंग मेज पर बैठ गया और पढ़ने के लिए एक किताब उठा ली। बेशक वो उस समय किताब नहीं पढ़ सकता था, बस दिखावा कर रहा था, क्योंकि वो एक सवाल के बारे में सोच रहा था। आखिर उसके दिमाग में क्या था? शेन लैंग की दो यादों के अलावा और भी कुछ चीजें थीं जिन्हें वो अपने दिमाग में खोजे बिना नहीं रह सका। फिर उसके दिमाग में एक कंप्यूटर की छवि देखकर वो हैरान रह गया। यह आश्चर्यजनक है। ये जाना पहचाना लग रहा था। यह उसका एलियन लैपटॉप था, जो तरह तरह की जानकारियों, किताबों, खेलों, फिल्मों वगैरह से भरा था। आधुनिक धरती पर शेन लैंग की हर दिन सर्जरी होती थी और जीवन बहुत उबाऊ था। इसके अलावा अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट की स्थिति खराब थी, इसलिए शेन लैंग को बड़ी संख्या में किताबें और सामग्री हार्ड डिस्क पर डाउनलोड करनी पड़ी। ये कहा जा सकता है कि यह कंप्यूटर शेन लैंग के अधिकांश खाली समय का साथ देता था। अपने मन में शेन लैंग ने अपने कंप्यूटर पर एक किताब, एक फिल्म, एक गेम खोला, और यह पूरी तरह से अबाधित था। यह आश्चर्यजनक है। पूरा एलियन लैपटॉप उसके दिमाग में है। इतना ही नहीं, शेन लैंग को एक बहुत ही अजीब एहसास भी हुआ, दिमाग में नहीं बल्कि आंखों में। नतीजतन उसने अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। शेन लैंग ने अपने सामने जो कुछ भी देखा वो बदल गया। यह अब वो दुनिया नहीं थी जो सामान्य लोग देखते हैं। वो दराज में कैंची, फूलदान में पानी और गमले के नीचे जड़ें देख सकता था। हाँ, वो देख सकता है। बेशक यह वो नजरिया नहीं है जो कई शहरी उपन्यास महिलाओं के कपड़ों के आर पार देख सकते हैं, बल्कि एक्सरे नजरिया है। यह अस्पताल में लगी एक्सरे मशीन की तरह था, जो मानव शरीर की नसों और आंतरिक अंगों के आर पार देख सकती थी। ये रेलवे स्टेशन की सुरक्षा जांच में लगी एक्सरे मशीन जैसा भी था। तभी शेन लैंग को याद आया कि जब उसके बगल में बम फटा था, तो उसने न सिर्फ उसके शरीर को, बल्कि एक एक्सरे मशीन और एक लैपटॉप को भी नष्ट कर दिया था। अब वे वास्तव में शेन लैंग के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वाकई आश्चर्यजनक है। हालांकि यात्रा के लिए और कोई अजीब चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना? तभी शेन लैंग ने अचानक आवाज लगाई। चूंकि वे सभी अपने शरीर में थे, तो क्या एलियन कंप्यूटर और एक्सरे को एक साथ रखा जा सकता था? सहज ही उसने इन दोनों क्षमताओं को एक साथ समेटा और मेज की ओर देखा। वो मेज की संरचना और बनावट को साफ देख सकता था, और मेज के बारे में जानकारी उसके दिमाग में साफ उभर आई। शीशम की लकड़ी से बनी मेज का वजन 157 किलोग्राम था। ये दिलचस्प है। तभी कमरे का दरवाजा खुला, खुशबू का एक झोंका आया, और फिर एक कोमल और मनमोहक आवाज सुनाई दी। शेन लैंग, तुम सचमुच ठीक हो गए हो। मैं बहुत खुश हूँ। शेन लैंग खुद को इधर उधर देखने से रोक नहीं पाया। पहले तो उसने एक पतली हड्डी, नसें और अंदरूनी अंग देखे, क्योंकि वो एक्सरे में था। पलक झपकते ही एक्सरे की रोशनी धुंधली हो गई और फिर सामान्य हो गई। फिर शेन लैंग ने एक लाजवाब हसीना देखी। सचमुच वो लाखों में एक थी। यह नाजुक तरबूज के बीज जैसा चेहरा वाकई किसी पेंटिंग की हसीना जैसा लग रहा था। ये दुबली पतली काया, एक बिंदु ज्यादा मोटी और एक बिंदु कम पतली। इसकी त्वचा चर्बी जैसी है और फूंक मारकर तोड़ी जा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि नुजियान काउंटी में अनगिनत युवा नायक इस महिला की सुंदरता, आकृति और स्वभाव पर मोहित है। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन लैंग इस पर इतना मोहित था कि वो उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी सुरुचिपूर्ण था, और उसका पूरा शरीर शांति और किताबों की खुशबू से भरा था। ये किसी व्यापारी परिवार की बेटी की तरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक गहरे इतिहास वाले कुलीन परिवार की बेटी जैसी थी। बेशक यह महिला शेन लैंग की पत्नी जू कियान थी। शेन लैंग ने सहज रूप से किसी ऐसी चीज पर नजर डाली जिसका वर्णन जू कियान नहीं कर सकता था। बेशक वो अपने कब्जों के माध्यम से नहीं देख सकता था, लेकिन एक्स-रे और विदेशी कंप्यूटर ने मिलकर जानकारी प्राप्त की। 35C। पहली बार जब उसने शेन लैंग को देखा, तो जू कियान थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसने शेन लैंग में बदलाव पाया।
चेहरा अभी भी वही चेहरा था, लेकिन आत्मा और स्वभाव थोड़ा अलग लग रहा था। वो शेन लैंग के सामने बैठ गई और उसकी कमर और कूल्हों के कव आकर्षक और कामुक थे। शेन लैंग, यह एक आशीर्वाद है कि तुम ठीक हो सकते हो, जू कियान ने धीरे से कहा। हाँ, शेन लैंग। जू कियान एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे माता पिता इन दिनों कई बार घर आए हैं, और वे तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी माँ ने कई बार मेरे सामने घुटने टेक कर तुम्हें वापस करने के लिए कहा है। कितने दयनीय माता पिता है। हाँ, शेन लैंग ने तुरंत आवाज पहचान ली, लेकिन उसने बहुत कठोर होने का नाटक किया, जिससे जू कियान को लगा कि शेन लैंग को पहली बार देखना एक भ्रम था। शेन लैंग की धीमी प्रतिक्रिया देखकर जू कियान थोड़ी शर्मिंदा हुई। अगर उसने ये शब्द समझदार लोगों से कहे होते तो सामने वाला उन्हें समझ जाता, लेकिन उसके सामने शेन लैंग पूरी तरह से मूर्ख और अक्षम थी, और इन शब्दों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जिससे उसे तुरंत बोलना नहीं आता था। धमाका! तभी कमरा जोर से खुला और ब्रोकेड पहने एक आदमी सीधा अंदर आया। वो शू कियान के पीछे आया और उसके बालों को चूमा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये तो बेवकूफ है। जब तुम इससे इतनी चतुराई से बात करती हो, तो ये तुम्हें कैसे समझ सकता है? फिर उसने शेन लैंग को घमंड और तिरस्कार से देखा और कहा, मेरा नाम झांग जिन है और तुम मरे नहीं हो। यह अच्छी बात है, तो फिर तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने देहाती घर वापस जा सकते हो। शेन लैंग बहादुर और असाधारण झांग जिन को देखे बिना न रह सका। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, न ही उसकी आंखों में कोई खास भावना। झांग जिन ने कहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। तुम, जू परिवार, पहले तो बहुत खुश थे। अब जबकि कियान ठीक हो गई है और तुम उसकी एक उंगली भी उठाने के लायक नहीं रहे, तुम्हें जू परिवार से निकाल दिया गया है। तब से कियान का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाली है, समझे? शेन लैंग खुद को जू कियान को देखने से नहीं रोक पाए, वो महिला जो उसकी यादों में हमेशा से बहुत ही सौम्य और परिपूर्ण रही थी। जू कियान की आंखों में थोड़ी झुंझलाहट थी। उसके सामने की स्थिति उसकी आदर्श छवि के विपरीत थी। वो शेन लैंग के साथ अपने रिश्ते को चुपचाप खत्म करना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि झांग जिन खिड़की तोड़ देगा। शेन लैंग की नजरें जू कियान के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी, मानो वो उससे कोई पक्का जवाब चाहता हो। गहरी सांस लेते हुए जू कियान ने धीरे से कहा, शेन लैंग, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। ये हमारे बीच ठीक नहीं है। शेन लैंग ने इस अच्छे लड़के वाले कार्ड का जवाब नहीं दिया। मैं इतनी सुंदर थी कि मुझे अच्छे लड़के वाले कार्ड की जरूरत नहीं थी। जू कियान ने कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं और हमसे हमारे बेटे को वापस करने की भीख मांग रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम घर जाओ और अपने माता पिता से मिलो। शेन लैंग अभी भी बिना कुछ कहे उसे घूर रहा था। जू कियान थोड़ा गुस्से में थी। उसके सामने बैठा शेन लैंग कितना बेवकूफ था। उसने पहले ही साफ साफ कह दिया था। उसके बगल में बैठा आलीशान युवा मालिक झांग जिन अधीर हो रहा था और ठंडी सांसें ले रहा था। जू कियान ने उसे थोड़ी चापलूसी भरी नजरों से देखा, फिर थोड़ी ठंडी आवाज में कहा, शेन लैंग, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन हमारी आपस में बनती नहीं, इसलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अब से हम पति पत्नी नहीं है। शेन लैंग ने जू कियान झांग जिन को देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं घर चलता हूँ। झांग जिन ने व्यंग्य किया, तुम्हारा बेवकूफ दिमाग बेकार है। फिर वो जू कियान के जियाओ मैन को कमर से पकड़े हुए कमरे से बाहर चला गया। आधे घंटे में जू परिवार से निकल जाओ, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, झांग जिन ने ठंडी आवाज में कहा और फिर चला गया। नोट: व्यापारी के घर का नरम चावल स्वादिष्ट नहीं होता। कृपया एकत्र करें और अनुशंसा करें। पहले का अनुक्रमणिका का अगला। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि सभी सामग्री इंटरनेट से ली गई है या उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई है। हमारा उद्देश्य उपन्यास के मूल लेखक को बढ़ावा देना है। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रहता है कि नवीनतम अध्याय को पढ़ने और संग्रह करने के लिए आपका स्वागत है। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल हॉल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। सभी उपन्यास, साइट मैप, DMCA, गोपनीयता नीति, पुस्तक खोज। हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट सन इन लॉ लिविंग विद द इन लॉज चैप्टर 5 हायर लेवल सॉफ्ट राइस बिजनेस नोवेल हॉल। झांग जिन की आवाज अभी भी बाहर से आ रही थी।
झांग जिन ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। जू शे परिवार काउंट जुवानवो की हवेली में शादी के लिए पूछ रहा है। एक बार जू होंगवेक्सियो और जिन मुलान की शादी हो जाए तो उनकी पहचान बहुत मूल्यवान हो जाएगी और हमारी शादी इतनी प्रमुख नहीं होगी। काउंट जुआनवू की हवेली से जिन मुलान? जू कियान का स्वर थोड़ा जटिल था। हाँ, झांग जिन ने कहा, वो जुआनवू शहर की राजकुमारी है। उनका स्वर अधिक जटिल था। फिर झांग जिन ने पूछा, क्या आप उसे अक्सर देखते हैं? वो उतनी ही सुंदर है जितनी किंवदंती कहती है, मार्शल आर्ट में इतनी शक्तिशाली, सैन्य रणनीति में इतनी शक्तिशाली। जू कियान ने कहा, जुआनवू शहर की राजकुमारी बहुत गर्वित है। वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं होगी। वो शाही रक्षक परिवार की बेटी के निमंत्रण पर भी ध्यान नहीं देगी। वो सैकड़ों वर्षों से एक समृद्ध और कुलीन परिवार है। बेशक उन्हें गर्व है। झांग जिन ने कहा, वैसे ये गोपनीय है, किसी को मत बताना। जू कियान ने धीरे से कहा, मेरा शरीर इस मामले की गहराई जानता है। ... झांग जिन और जू कियान के जाने के बाद शेन लैंग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जिंगजी के पास वापस आया। शेन लैंग इस स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं था। इस शारीरिक स्मृति को पढ़ते समय शेन लैंग को पहले ही पता चल गया था कि 2 महीने से अधिक समय पहले जू कियान ने उसे सभी प्रकार के संकेत दिए थे, जैसे कि भाग्य या उसके माता पिता शेन लैंग के बारे में बहुत चिंतित थे। लेकिन शेन लैंग, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इन संकेतों को नहीं समझ पाया, वो पूरी तरह से अविचलित रहा और जू परिवार के साथ खुशी से रहा। जू कियान के सभी संकेत व्यर्थ थे, इसलिए 1 महीने पहले शेन लैंग अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। सभी कारण पहले से ही तैयार थे और बुरी ऊर्जा शेन लैंग में स्थानांतरित हो गई। बेशक शेन लैंग तुरंत नहीं मर सकता था, इसलिए जू परिवार ने उसके लिए कई डॉक्टरों को ढूंढा। नतीजा जाहिर है ये था कि उसे बचाया नहीं जा सका, इसलिए 1 घंटे से भी अधिक समय पहले इस दुनिया के शेन लैंग की मृत्यु हो गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि पृथ्वी के शेन लैंग ने वास्तव में पार कर लिया था और पुनरुत्थान का नाटक किया था। शायद शेन लैंग के पुनरुत्थान के चमत्कार के भय के कारण या अन्य कारणों से जू परिवार ने लोगों को सीधे तौर पर नहीं मारा। एक शक्तिशाली व्यक्ति के बेटे झांग जिन ने सीधे खिड़की के कागज को तोड़ दिया, जिससे जू कियान ने भी भेस को उजागर किया और सीधे शेन लैंग को जू परिवार से बाहर निकाल दिया, जिससे पति और पत्नी के बीच संबंध टूट गए। यह एक भीड़ थी। इस दुनिया की यात्रा करने के बाद उनके पास केवल 1 घंटे से अधिक समय के लिए एक अतिरिक्त पति था। जू परिवार नरम चावल का एक कटोरा नहीं खा सकता। ऐसा लगता है कि उन्हें खाने के लिए चावल का एक और कटोरा ढूंढना होगा। बेशक एक्स-रे दृष्टि वाले डॉक्टर के रूप में उनके लिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना आसान था। वो बस एक क्लिनिक खोल सकता था। लेकिन अपने पिछले जीवन में वो प्रतिदिन मरीजों का इलाज करते रहे थे, शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए। इस जीवन में मैं सिर्फ वैभव और धन का आनंद लेना चाहता हूँ और आराम से जीवन जीना चाहता हूँ। उसे इसमें काफी समय लगा, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बन गया। ये बहुत अव्यावसायिक होगा। इतना सुंदर चेहरा पाना आसान नहीं था, लेकिन हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें एक अधिक शक्तिशाली परिवार खोजना होगा। तुम जू कियान अभी भी मुझे बेकार समझकर घृणा करते हो? मैं शेन लैंग आपके जू परिवार को पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ। अगर मैं इसे ढूंढना चाहूंगा तो मैं एक शक्तिशाली रईस को ढूंढूंगा। लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की जरूरत थी। एक बुद्धिहीन लेबल के साथ वो एक सुंदर कुलीन लड़की को आकर्षित नहीं कर सका। कुछ 100 मील के दायरे में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लड़की कौन है? काउंट जुवानवू की हवेली की बेटी जिन मुलान सही है। अभी जू कियान ने ये भी कहा कि यह 100 साल के अमीर परिवार की बेटी है, जुवानवू शहर की राजकुमारी। ... शेन लैंग के पास सामान समेटने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जू परिवार में कोई संपत्ति नहीं थी और वह जा रहा था। मेरे लिए कोई समय नहीं था। उन्हें अपना स्वयं का सॉफ्ट फूड व्यवसाय चलाना था। टकराना। दरवाजा फिर से खोला गया, लेकिन इस बार इसे हिंसक तरीके से तोड़ा गया। जू बटलर 4 मार्शल आर्ट चिकित्सकों के साथ दौड़े और शेन लैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, बोल्ड शेन लैंग, जब तुम ग्रामीण इलाकों के एक गरीब लड़के मेरे जू परिवार में प्रवेश कर गए, तो तुमने न केवल अपने परिवार से पैसे चुराए, बल्कि हवेली में नौकरानियों के साथ भी छेड़छाड़ की। ऐसे अपराध करने वालों को तो जिंदा ही मार देना चाहिए था,
लेकिन मैं एक अच्छा परिवार हूँ और फिलहाल मैं तुम्हें एक कुत्ते की जान भी नहीं दूंगा। बूढ़े मालिक ने आदेश दिया कि शेन लैंग और मिस को उनके विवाह से हटा दिया जाए और जू परिवार से तुरंत निष्कासित कर दिया जाए। शेन लैंग मन ही मन मुस्कुराया। यह सही है। शेन लैंग को उससे छुटकारा पाने के लिए एक कारण चाहिए। उस पर गंदे पानी के छींटे मारे जाने चाहिए। पिछले कुछ महीनों में उसने जू परिवार में आधे चांदी के सिक्के को भी नहीं छुआ था। पैसे चुराने की तो बात ही दूर थी। जहां तक असभ्य नौकरानी का सवाल है तो यह और भी बेतुका था। अपनी छोटी सी जिंदगी, अपने माता पिता और भाई की जिंदगी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बाहर जाते समय तुम्हें क्या कहना है। जू बटलर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक बुद्धिहीन व्यक्ति हो। इसे स्पष्ट रूप से याद रखें। आपके जाने के बाद आपने कहा कि आपने जू परिवार से पैसे चुराए और जू परिवार की नौकरानी के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए आपको बाहर निकाल दिया गया। अगर आप आधा वाक्य भी गलत बोलेंगे तो आपके पूरे परिवार को नुकसान होगा, समझे? मैं समझता हूँ, शेन लांग ने कहा। दफा हो जाओ, जू बटलर ने कहा। अरे चलो चले। शेन लैंग बाहर चला गया। पकड़ना, जू बटलर ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, उसकी तलाशी लो। ऐसे नीच आदमी के हाथ पैर गंदे हैं। उसे घर से आधी चांदी चुराने मत देना। कुछ नौकर शेन लैंग की तलाशी लेने के लिए आगे आए, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारे कपड़े रेशम के बने हैं। उन सबका मूल्य कुछ चांदी के सिक्कों के बराबर है। तुम्हें अपने जीवन में इन्हें पहनने का कभी मौका नहीं मिला। यह आपके लिए सस्ता है। जू बटलर ने हाथ हिलाकर कहा, कोई तो शेन लैंग को यहां से बाहर निकालो। इस तरह शेन लैंग को कई नौकरों द्वारा जू परिवार की हवेली से बाहर निकाल दिया गया। तारांकन तारांकन तारांकन। जब उसे जू परिवार से बाहर निकाल दिया गया तो नौकरानियां रास्ते में उसकी ओर इशारा करती रहीं। ये कचरा अंततः बाहर निकाल दिया गया है। वो एक गरीब आदमी है। वो जू परिवार में महीनों से खा पी रहा है। वो पहले ही उसका फायदा उठा चुका है। मिस किस तरह की इंसान है? वो नाम मात्र के लिए कई महीनों से उसकी पत्नी है। ये कितना शर्मनाक है। लेकिन वो सचमुच सुंदर है। सुंदर होने का क्या फायदा है? वो तो सुअर से भी अधिक मूर्ख है। वो पूरी तरह से बेकार है। जू परिवार का घर बहुत बड़ा था, दर्जनों एकड़ में फैला हुआ था और वहां तक पैदल जाने में कुछ ही मिनट लगते थे। चले जाओ, अपने देश के केनेल में वापस जाओ। एक नौकर ने शेन लैंग को आगे धकेल दिया। शेन लैंग लड़खड़ाते हुए जू परिवार से बाहर निकल गया। टकराना। पिछला दरवाजा जोर से बंद हो गया। आसमान की ओर देखा तो आसमान में चमकता हुआ चांद दिखाई दे रहा था। रात हो चुकी थी। अपने मन में इस बारे में सोचते हुए उसे अपने घर की दिशा मिल गई और शेन लैंग उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ा। यह उसके घर से लगभग 40 मील की दूरी पर था और पैदल चलना भी काफी लंबा था और रात भी काफी हो चुकी थी। कुछ 100 मीटर चलने के बाद शेन लैंग जू परिवार के परिसर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वो जवाबी कार्रवाई करेगा और वह भी जल्द ही, 3 दिन से अधिक नहीं। और फिर उसका बदला अंतहीन होगा। सज्जन सुबह से रात तक बदला लेंगे। ... जू कियान मचान के शीर्ष पर खड़ा था और शेन लैंग को जाते हुए देख रहा था। इस बच्चे में बहुत जान है। उसके पीछे से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जू गुआंग्यून की आवाज आई, जो नोटा फाउंडेशन की स्थापना करने वाले परिवार का मुखिया था। पिताजी, आज हमने जो किया वो बहुत ज्यादा खुलासा करने वाला था। जू कियान ने भौहें चढ़ाई, यह मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, जू परिवार के मालिक ने कहा। युवा मास्टर झांग जिनजी को ये दृश्य देखना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में अपने जू परिवार के विकास के लिए एक बड़े समर्थक की आवश्यकता है। युवा मास्टर झांग जिनजी हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छे दामाद है। उसे खुश करना सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जू कियान ने उत्तर दिया। इसके अलावा यह मूर्ख शेन लैंग इससे अधिक ईमानदार नहीं हो सकता। जब वो वापस आएगा तो बकवास नहीं करेगा। जू परिवार के मालिक ने कहा, बेशक, अगर उसने कुछ भी कहने की हिम्मत की तो शायद उसके माता पिता और परिवार को नुकसान होगा। जू कियान ने फिर से भौहें चढ़ाई। उसे लगा कि उसके पिता को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ... रात शांत थी और चांदनी चमकदार और धुंधली थी। शेन लैंग पूरी रात जल्दी जल्दी घर लौटता रहा और रास्ते भर कीड़े चहचहाते रहे। लगभग 10 मील चलने के बाद अचानक कई आकृतियों ने उसे रोक लिया। 5 सशस्त्र योद्धाओं ने उसे घेर लिया, 3 आगे और 2 पीछे।
जंगल में कोई नहीं था। युवा मास्टर शेन, हमारे साथ आओ। एक पट्टी से उसका मुंह बांध दिया गया ताकि वो आवाज न निकाल सके, और दूसरी पट्टी से उसकी आंखें बांध दी गईं। फिर वे पांचों शेन लैंग को लगभग 1/4 घंटे तक घने जंगल में घुमाते रहे। कुछ ही देर बाद शेन लैंग को एक स्थान पर लाकर रोक दिया गया। किसी ने शेन लैंग की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। यह एक गंदा कब्रिस्तान था। वहां चाकू लिए 8 लोग थे। वहां 4 लोग एक लंबा गहरा गड्ढा खोद रहे थे। मालिक, गड्ढा खोद दिया गया है, इसे करें। एक कर्कश आवाज गूंजी। युवा मास्टर शेन को गड्ढे में आमंत्रित करें और इसे मिट्टी से भर दें। कार्यक्रम के बाद मोमबत्तियां जलाना याद रखें ताकि युवा मास्टर शेन बहुत उदास होकर न चले। ये शेन लैंग को जिंदा दफनाने के लिए है। अगर कुछ लोग ऊपर चले गए तो वे उसे मार डालेंगे। शेन लैंग जैसा सुंदर आदमी इन 9 महान पुरुषों से बेहतर कैसे हो सकता है? गति कम करो, शेन लैंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। मास्टर तियान, आपका जीवन लंबा नहीं है। ... नोट, कृपया टिकट एकत्रित करें और अनुशंसित करें। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। अध्याय 6। ये पैटर्न फिट नहीं बैठता। नोवेल हॉल। लेकिन क्योंकि शेन लैंग के मुंह पर एक कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी, वो कोई आवाज नहीं निकाल सका, केवल एक फुसफुसाहट ही निकाल सका। दूसरा पक्ष यह नहीं सुन सका कि वह क्या चिल्ला रहा था और उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। तो शेन लैंग ने सीधे नेता की ओर देखा। वो व्यक्ति 30 वर्ष का था और उसके चेहरे पर 2 निशान थे। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें क्रूर थी और उसने मुलायम कवच पहन रखा था। शेन लैंग को इस क्रूर आदमी का आभास था क्योंकि वो उससे कई बार मिल चुका था। उसका नाम तियान हेंग था। वो 100 मील के दायरे में एक जाना माना अंडरवर्ल्ड नेता था। उसके अधीन सैकड़ों अपराधी थे। वो जुआघर, वेश्यालय, दंत दुकानें चलाता था और क्रूर एवं निर्दयी था। उसे नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। उनकी एक अन्य आधिकारिक पहचान भी थी, शुवानवू शहर में नागरिक सेना का प्रमुख। लोगों ने शेन लैंग को गड्ढे में धकेल दिया और उसे दफनाना शुरू कर दिया। आम लोग काफी देर तक रोते चिल्लाते रहे, लेकिन शेन लैंग अभी भी बहुत शांत था। पहले तो उसने तियान हेंग के चेहरे को देखा, फिर उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। उन्होंने एक्सरे के माध्यम से इसे देखा और वो दृश्य बहुत ही भयावह था। तियान हेंग अंततः अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असफल रहे और उन्होंने अपना हाथ उठाया। तुरंत ही उसके 4 आदमियों ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। तियान हेंग शेन लैंग के पास आया, उसके मुंह से कपड़ा फाड़ दिया और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? शेन लैंग ने कहा, आपके शरीर में एक सुई है। अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने झूठ नहीं बोला। तियान हेंग के शरीर में एक सुई थी, उसके फेफड़े में एक बहुत ही पतली चांदी की सुई। यदि उसकी आंखों का एक्सरे नहीं होता तो वे दिखाई नहीं देती। शेन लैंग की बातें सुनने के बाद तियान हेंग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। शेन लैंग ने आगे कहा, वो सुई अब आपके फेफड़ों की नसों में है और रक्त के साथ बहेगी। यदि आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो एक बार यह आपके सिर में प्रवेश कर जाएगा तो आप मर जाएंगे। तियान हेंग और भी अधिक हैरान हुआ और अविश्वास में बोला, तुम्हें कैसे पता? यह एक ऐसा रहस्य था जो तियान हेंग की पत्नी को भी नहीं पता था। ये बहुत अजीब बात थी कि उसके सामने बैठा ये बुद्धिहीन छोटा लड़का वास्तव में जानता था। ये बहुत अजीब है। शेन लैंग ने कहा, मैं इसे आपके लिए निकाल सकता हूं। तियान हेंग ने शेन लैंग को लंबे समय तक देखा और कहा, वे कहते हैं कि आप मूर्ख हैं, आपकी तरह नहीं। शेन लैंग ने कहा, इस सुई को निकालना होगा, अन्यथा तुम मर जाओगे। केवल मैं ही इसे आपके लिए निकाल सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, है ना? तियान हेंग ने कहा, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसने कहा? शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूं कि वह कौन है। तियान हेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे खेद है, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। शेन लैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने सोचा कि यह सौदा सुरक्षित था। भले ही किसी ने तियान हेंग को मारने के लिए पैसे दिए हो, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। शेन लैंग तियान हेंग की जान बचा सकता है। उसके पास सहमत न होने का कोई कारण नहीं था और न ही शेन लैंग को जाने न देने का कोई कारण था। इसका केवल एक ही कारण था।
तियान हिंग अपने शरीर से चांदी की सुई नहीं निकाल सका क्योंकि वह उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर सका जिसने उसके शरीर में सुई डाली थी। इसमें एक कहानी है, लेकिन ये परेशानी है, दूसरी पार्टी इस सुई को बाहर नहीं निकाल सकती। शेन लैंग, इस भयानक चिकित्सा संप्रदाय को दृश्य की आवश्यकता नहीं है, ये सौदा नहीं कर सकता। तियान हिंग ने कहा, आपके भाई पर हमें कुछ पैसा देना है। भाई पर पैसा बकाया है। 3 महीने पहले आपके पिता घायल हो गए थे। उसे बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने मेरी दुकान से 10 सोने के सिक्के उधार लिए और डॉक्टर से उसका इलाज करने को कहा। अब ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सूदखोरी से भी ज्यादा बुरा था। केवल 3 महीनों में मूलधन और ब्याज मिलाकर 10 गुना बढ़ गया। लेकिन शेन लैंग को ब्याज की नहीं, बल्कि अपने पिता की चोट की परवाह थी। 3 महीने पहले जब वह जू परिवार में शामिल हुआ था, एक बार पिताजी जू परिवार के पास गए और शेन लैंग को घर लाना चाहा। उसे जू परिवार के बटलर ने बाहर निकाल दिया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। उस समय शेन लैंग एक मूर्ख था। बेशक उसे इसके बारे में पता नहीं था। मूल शेन लैंग वास्तव में निराशाजनक था। वह जू कियान जैसी महिला के प्यार में पड़ गया और उसने अपने माता पिता को भी नजरअंदाज कर दिया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बर्बादी उसके माता पिता द्वारा लाड़ प्यार पाने के लायक नहीं है। क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा दफना दिया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, समझे? तियान हिंग ने कहा, बेशक यथार्थवादी होने के लिए हम आपके घर को ध्वस्त कर देंगे और साथ ही आपके भाई और आपके माता पिता से भी निपटेंगे। शेन लैंग ने ये वाक्य समझ लिया। किसी ने पहले ही तियान हिंग को ये काम करने के लिए पैसे की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें एक वैध कारण ढूंढना था, इसलिए ऋण वसूली का बहाना पूरे परिवार को मारना बुरा नहीं था। तुम्हारा और मेरा कोई दुश्मन नहीं है और तुम उतने मूर्ख भी नहीं हो जितना किंवदंती कहती है। तियान हिंग ने कहा, लेकिन मैं फिर भी उसे मार डालूंगा। मुझे माफ करें। फिर वह उठे और बोले, उसे अच्छा समय दो। पहले उसे मार डालो और फिर दफना दो। हाँ। एक योद्धा आगे बढ़ा, चाकू निकाला और शेन लैंग की गर्दन काट दी। उसे मारना चाहता था। गति कम करो, शेन लैंग चिल्लाया, मुझे मारने के लिए किसी ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, योद्धा का चाकू शेन लैंग की गर्दन से 3 इंच ऊपर आ गया। तियान हिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये शेन लैंग मूर्ख नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान था। अभी हुई साधारण बातचीत से वह बता सकता था कि दूसरों ने उसे जो कीमत दी थी वह 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। मैं बहुत भावुक हूँ, तियान हिंग ने कहा, वास्तव में मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। लेकिन आपका परिवार इतना गरीब है कि वह बर्तन नहीं खोल सकता। तुम्हारे पिता अभी भी बिस्तर पर पड़े हैं और तुम्हारे भाई के पैर टूट गए हैं। आप एक भी सोने का सिक्का नहीं निकाल सकते, 1000 सोने के सिक्कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब पूर्व शेन लैंग के कारण हुआ था, उसकी मूर्खता और जू परिवार की क्रूरता के कारण। उसके पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहाँ तक कि उनकी जान भी खतरे में थी। इस दुनिया में 1000 सोने के सिक्के कितने के बराबर हैं? औसत परिवार 1 साल तक कड़ी मेहनत करता है और 2 सोने के सिक्के भी नहीं बचा पाता। सबसे कच्ची गणना पद्धति का उपयोग करते हुए 1000 सोने के सिक्के आधुनिक पृथ्वी पर लगभग 5 मिलियन युआन के बराबर थे। ये बहुत बड़ी रकम है। आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते, तियान हिंग ने आगे कहा। शेन लैंग ने कहा, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं। यदि आप सफल हो गए तो आप बहुत बड़ी रकम कमा सकते हैं। यदि शर्त असफल भी हो जाए तो भी आप मुझे मारने में कुछ दिन की देरी कर देंगे। इससे आपको जू परिवार से 100 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने में देरी नहीं होगी। तियान हिंग थोड़ा हिचकिचाया। शेन लैंग 10 दिनों में 1000 सोने के सिक्के निकालना चाहता था, जो पूरी तरह से असंभव लग रहा था। लेकिन अभी अभी दूसरा पक्ष ये देख पाया कि उसके शरीर में और उसके फेफड़े में एक चांदी की सुई थी, जो कि थोड़ा जादुई था। शेन लैंग ने कहा, 10 दिन, 1000 सोने के सिक्के। तियान हिंग ने शेन लैंग के सुंदर चेहरे को घूरा, थोड़ी देर के लिए झिझका और अंत में कहा, 3 दिन, मैं तुम्हें केवल 3 दिन दे सकता हूँ। शेन लैंग समझ गया। तियान हिंग और दूसरे पक्ष ने 3 दिन पर सहमति व्यक्त की। 3 दिनों में उसने शेन लैंग को मार डाला और 100 सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये सौदा हो गया, शेन लैंग ने कहा। तियान हिंग ने कहा, उसे खोदकर बाहर निकालो। चारों योद्धाओं ने प्रहार किया और शेन लैंग को गड्ढे से बाहर निकाला।
लेकिन उनके पास कोई कागज या कलम नहीं था। शेन लैंग ने सफेद रेशमी अंडरगारमेंट का एक टुकड़ा फाड़ा, अपनी उंगली काटी और खून से एक आयु लिखा। 1000 सोने के सिक्के तियानहेंग को देने थे, फिर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। लिखते समय उसने अपने दिल में बुदबुदाया, क्या बकवास है, सोने की उंगली, उपयोग करने के लिए कोई पैसा नहीं है। और अंत में सोने के सिक्के ने उसकी जान बचाई। तियानहेंग ने रक्त पुस्तक ली और कुछ देर तक शेन लैंग को पढ़ा। क्या ये कम बुद्धि वाला महान शेन लैंग है? ये हास्यास्पद है। 3 दिन में 1000 सोने के सिक्के सौंप दो या अपने पूरे परिवार को मार डालो। तियानहेंग ने कहा। 13, 14 आप दोनों शेन लैंगोगजी को घर ले गए और 3 दिनों तक उनके साथ रहे। हाँ, दोनों समुराई ने कहा। फिर तियानहेंग अन्य 3 योद्धाओं को ले गया। याद रखो शेन लैंग, 3 दिन में 1000 सोने के सिक्के, वरना तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। वह नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन उसकी ठंडी आवाज अभी भी शेन लैंग के कानों में गूंज रही थी। कोई बात नहीं। शेन लैंग का दिमाग तेजी से चलने लगा। जल्द ही उन्हें न केवल बहुत सारा पैसा कमाने का, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा करने का भी एक तरीका सूझ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जू परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था। एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारो। ... नोट: बड़े लोगों, हमें टिकटों की सिफारिश करने की आवश्यकता है। कृपया। इतिहास का सबसे ताकतवर दामाद ससुराल वालों के साथ रह रहा है। अध्याय 7, प्रभावशाली नोबल हॉल। जू परिवार से बदला लेने के लिए पैसा कमाना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे पहले घर जाना था क्योंकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके भाई का पैर टूट गया था। उसके परिवार ने उसे 3 महीने से नहीं देखा था और वे नहीं जानते थे कि उसकी चिंता और याद कैसी होती है। युवा मास्टर शेन, चलो चलें। तियानहेंग के 13वें और 14वें आदमी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें वापस ले जाएं? ये दोनों लोग शेन लैंग पर नजर रखेंगे, उसे भागने का मौका नहीं देंगे। शेन लैंग ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा, फिर घर की ओर चलना जारी रखा। ... यू राज्य दयान के दक्षिण पूर्व में है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ ऊंचे नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। ऐसे जटिल क्षेत्र में सड़क यातायात वास्तव में बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी लगभग 4 मीटर लंबी और अपेक्षाकृत चिकनी थी, जिससे 3 घोड़े एक साथ गुजर सकते थे, जो प्राचीन चीन की तुलना में कहीं बेहतर होना चाहिए। दिन निकलने के बाद शेन लैंग ने बहुत से किसानों को काम पर आते देखा, जो प्राचीन चीनी लोगों के समान कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी शारीरिक गुणवत्ता थोड़ी बेहतर, लंबी और अधिक राजसी लग रही थी। रास्ते में लगभग हर गांव में एक ठोस पत्थर का किला था, जिस पर मिलिशिया गश्त कर रहे थे। उनकी कमर पर तलवारें थीं, और यहाँ तक कि उनकी पीठ पर धनुष और तीर भी थे, जो बहुत आश्चर्यजनक था। अधिकांश प्राचीन चीनी राजवंशों में धनुष, तीर और चाकू निषिद्ध वस्तुएं थीं, और अब वे गांवों में खुलेआम दिखाई देने लगे। इस दुनिया की मार्शल भावना प्राचीन चीन की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगले दिन दोपहर तक शेन लैंग मेपल लीफ गांव में अपने घर नहीं पहुंचा। पूरा मेपल लीफ गांव एक घाटी में स्थित है, जहां लगभग 600 लोग रहते हैं। गांव में एक पत्थर का किला भी है जिसमें 20 से अधिक मिलिशिया है। अधिकांश ग्रामीण एक साथ रहते थे। नदी के दोनों ओर सैकड़ों घर बने हुए थे। केवल शेन लैंग का घर ही गांव से दूर पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। चूंकि शेन लैंग परिवार बाहरी था, इसलिए वे 1 दशक से भी अधिक समय पहले इस स्थान पर आ गए। इस तरह का गांव बहुत रूढ़िवादी और विशिष्ट था, और शेन लैंग के माता पिता ग्रामीणों के साथ बातचीत नहीं करते थे, इसलिए वे अब तक एकीकृत नहीं हो पाए हैं। पहाड़ पर आधे रास्ते पर शेन लैंग ने अपने सामने मिट्टी के घर को देखा। यह उसका घर था। यह इतना टूटा हुआ था कि 3 महीने पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ था। उनके पिता ने पहले इस आंगन को बहुत समतल बना रखा था, और अब ये खरपतवारों से भरा हुआ था। दीवारें मिट्टी से बनी थी और बारिश और हवा के कारण उनमें कई छेद हो गए थे। छत पर घास भी नहीं थी। गरीबी इतनी भयावह है कि यह हवा और बारिश को भी रोक नहीं पाती। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही शेन लैंग ने अपनी मां की चीखें, अपने पिता की भयंकर खांसी और अपने भाई की दर्द भरी चीखें सुनी। जल्दी से जू परिवार के पास जाओ, बड़े लांग को घर ले आओ, बड़े लांग को घर ले आओ, उसके पिता ने खांसते हुए भारी स्वर में कहा। वो लंबे समय से घायल थे और उनके फेफड़े भी चोटिल थे। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन थी और यहाँ तक कि उनके फेफड़ों में रक्त का थक्का भी जम गया था।
पिताजी, मैं कल अपने भाई को घर ले आऊंगा, भाई ने कहा। माँ चिल्लाई, बूढ़े आदमी, तुम्हें खून की खांसी हो रही है और तुम अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारा एक पैर टूट गया है। मैं कैसे जा सकता हूँ? कल मैं जू परिवार के पास जाऊंगा। अगर वे अपना लिंग बड़ा नहीं करेंगे तो मैं अपना सिर जू परिवार के दरवाजे से टकरा दूंगा। मेरे बड़े आदमी इतने ईमानदार, इतने दयालु, जू परिवार जैसे बाघ और सियार परिवार में, मुझे नहीं पता कि धमकाए जाने पर कैसा लगता है, मेरे बेटे। माँ रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरा पेट भरा है या मैं गर्म हूँ। मेरे बेटे, बचपन से ही उसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। वो बचपन से ही हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अब मुझे नहीं पता कि दर्द क्या है। अपनी माँ का रोना सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया और वो बोला, माँ, मैं थोड़ी देर में बैसाखी ले लूंगा। कल मैं जू परिवार के पास जाऊंगा और अपने भाई को घर ले आऊंगा। सबसे बुरी स्थिति में मैं अपने जीवन के लिए लड़ूंगा। ये शब्द सुनकर शेन लैंग को पूरे शरीर में गर्मी और दिल में कड़वाहट महसूस हुई। वो सीधे दरवाजे के अंदर भागा, अपने पिता और माँ के सामने घुटने टेक दिए और कांपती हुई आवाज में कहा, पिता और माँ, मेरा बेटा असत्य है, मेरा बेटा वापस आ गया है। माता पिता और छोटा भाई पहले तो दंग रह गए, फिर खुश हो गए। तभी उसकी माँ दौड़कर आई और शेन लैंग को गले लगा लिया और जोर से चिल्लाई, बड़ा आदमी, सचमुच मेरा बड़ा आदमी, आप वापस आ गए हैं। माँ ने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। पिता इतने उत्साहित थे कि उन्हें बिस्तर से उठने में कठिनाई हुई, जिसके कारण उन्हें तेज खांसी हुई और उनके मुंह के कोने से खून की बूंदें निकलने लगी। छोटा भाई अचानक उठ बैठा और दर्द भरी चीख निकाली। शेन लांग ने कहा, यह मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा, बस वापस आ जाओ, हम फिर कभी नहीं जाएंगे। जू परिवार क्रूर है, क्या आप जाना बंद कर सकते हैं? शेन लैंग ने जोर से सिर हिलाया, हाँ, मेरा बेटा फिर कभी जू परिवार के पास नहीं जाएगा। ठीक है, यह सही है, यह सही है। माँ इतनी खुश हुई कि उसने अपने आंसू पोंछ लिए। पिता भी खुश होकर बोले, मेरा बेटा सचमुच समझदार है। माता पिता शेन लैंग से इतना प्यार करते थे कि जब उन्होंने कहा कि वे जू परिवार के पास नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने समझदारी दिखाई। शेन लैंग जल्दी से अपने पिता की मदद करने के लिए गया, अपनी मानसिक शक्ति को अपनी आंखों में समेटा और अपने पिता की चोट की जांच की। निश्चित रूप से आंतरिक चोटें, फेफड़े और पेट में चोटें थीं, विशेष रूप से फेफड़ों में बहुत अधिक रक्त था और पसलियां टूट गई थीं। लेकिन 3 महीने की वृद्धि के बाद टूटी हुई पसलियां ठीक हो गईं, लेकिन वे बहुत असमान थी और उनमें कई हड्डी के उभार थे। ये देखा जा सकता था कि 3 महीने पहले जू परिवार के नौकर कितने निर्दयी थे। उनके पिता की आंतरिक चोट बहुत गंभीर थी। सौभाग्यवश उसके भाई ने उसकी चोट का इलाज करने के लिए डॉक्टर ढूंढने हेतु 10 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। अन्यथा शेन लैंग अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। उपचार के लिए 10 स्वर्ण सिक्के, जो सामान्य किसानों के लिए एक खगोलीय संख्या थी। लेकिन फिर भी उनके पिता की आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो उसके पिता का जीवन अभी भी खतरे में रहेगा। लगभग एक पल में ही शेन लैंग ने उपचार योजना तैयार कर ली थी। उन्होंने अपने पिता के फेफड़ों में एक छोटा सा चीरा लगाया, खून के थक्के को बाहर निकाला और फिर सूजन को कम करने, शरीर को पोषण देने और कुछ महीनों में ठीक होने के लिए हर्बल दवा का इस्तेमाल किया। पिताजी, ये बच्चा संतान विरोधी है और वो दोनों बड़ों को फिर कभी डरने नहीं देगा। शेन लैंग ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। बुखार, सूजन दिखाई देने पर तुरंत एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लेनी चाहिए, अन्यथा कुछ ही दिनों में जान का खतरा हो जाएगा। पिता की नजरें शेन लैंग के चेहरे पर टिकी थी और उन्होंने अपनी खांसी रोकने की कोशिश की। उसकी आंखें प्रेम से भरी थीं। बड़े आदमी, तुम चालाक हो गए हो। जैसी कि उम्मीद थी, पिता जो अपने बेटे को अपने जीवन से भी अधिक प्यार करता था, बहुत संवेदनशील था और उसने तुरंत शेन लैंग के परिवर्तन को नोटिस किया। दोनों माता पिता शेन लैंग से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे अपने बेटे के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे, जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, हालांकि यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो गहराई से जानता था कि उसका प्रिय बड़ा बेटा बेकार है और उसकी आंखें सुस्त थी और उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैं वापस आऊंगा और चालाक बन जाऊंगा। इतना काफी था। पिता बहुत खुश थे। भले ही वो अभी भी कूड़ा था, फिर भी वो स्मार्ट दिखता था। शायद वो शादी कर ले और घर जा सके। यहाँ तक कि विधवा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
माँ आगे बढ़ी और कुछ देर तक शेन लैंग का चेहरा पकड़े रही, फिर बहुत खुशी से बोली, यह सही है, यह सही है। मेरा पति चतुर हो गया है। ये आंखें बहुत प्यारी है, बहुत चतुर है। भगवान भला करे, भगवान भला करे। शेन लैंग अभी भी सोच रहा था कि वो अपने परिवर्तन को कैसे समझाए, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसके माता पिता उससे इतना प्यार करते थे कि उसे होशियार होते देख वे बहुत खुश हुए और उन्हें शेन लैंग को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई, क्या जू परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? छोटे भाई ने पूछा। शेन लैंग ने सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, माँ बोली। माँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा ऐसे निर्दयी व्यक्ति के घर में रहे। यद्यपि परिवार गरीब है, फिर भी माता पिता और छोटा भाई हमेशा आपका समर्थन करेंगे और मेरे बेटे को कष्ट नहीं होने देंगे। इस पक्षपात की कोई सीमा नहीं थी। देखो माँ का क्या मतलब था। शेन लैंग को भविष्य में घर पर काम नहीं करना पड़ेगा। उसे बस हर दिन मुफ्त भोजन खाना था। जब आप जू परिवार में शामिल हुए थे तो आप एक बहू चाहते थे। जब तुम्हारे पिता और भाई स्वस्थ हो जाएंगे तो तुम पैसा कमाकर मेरे बेटे के लिए बहू का विवाह कर देना। माँ ने पूछा, गांव में विधवा लियू कैसी है? यद्यपि वो आपसे 3 वर्ष बड़ा है, फिर भी वो सुंदर और प्यारा है। शेन लैंग को छोटा दिखाने वाले उनके माता पिता नहीं थे, बल्कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। शेन लैंग की छवि खराब थी और उसकी बुद्धि भी कम थी। सुंदर होने के अलावा उसके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई कौशल भी नहीं था। विधवा से विवाह करना ही काफी था। शेन लैंग मुस्कुराया, फिर अपने भाई के बिस्तर के पास गया, उसकी पतलून का पैर खोला तो देखा कि उसकी पिंडली पर एक बड़ा सा घाव था। दाहिने पैर की हड्डी टूटी हुई थी। भाई, मैं ठीक हूँ। मैं 10 दिन और 1.5 महीने तक बस लेटा रहूंगा। सबसे बुरी स्थिति में तो मैं अपंग हो जाऊंगा। खैर, धूप मेरे सबसे बड़े भाई को विरासत में मिलेगी। मेरे भाई शेन जियान ने कहा, और मेरा लंगड़ाना बिल्कुल ठीक है। मैं चीनी मिट्टी के बर्तनों से टकराकर पैसे कमाने के लिए हर दिन जुवानवू शहर जाता हूँ। जब मैं कोई गाड़ी देखता हूँ तो पैसे ऐंठने के लिए उसके नीचे भागता हूँ। यह उसका भाई था। वो शेन लैंग के प्रति अच्छा था, लेकिन वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। यदि उसका इलाज न किया गया होता तो उसके टूटे हुए पैर के कारण उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती। जब ये हुआ? शेन लैंग ने पूछा। परसों, छोटे भाई ने कहा। चूंकि मैंने लगभग 1 महीने से आपसे कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं जू परिवार के पास पूछताछ करने गया था, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। जब मैं घर आया तो मुझ पर हमला किया गया और मेरा दाहिना पैर तोड़ दिया गया। शेन लैंग की गंभीर बीमारी की खबर जू परिवार द्वारा रोक दी गई थी, इसलिए परिवार को कभी पता नहीं चला। हालांकि माँ और बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और माता पिता स्वाभाविक रूप से चिंतित थे कि उन्होंने लंबे समय से शेन लैंग से कोई बात नहीं सुनी थी, इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को जानकारी लेने के लिए भेजा। जू परिवार को छोड़ने के बाद किसी ने उसका पैर तोड़ दिया, जिसका जू परिवार से कुछ लेना देना अवश्य है। ऐसा शातिर परिवार। शेन लैंग का सुंदर चेहरा ठंड से ढका हुआ था और उसकी आंखों के कोने हिल गए। शेन लैंग ने कहा, मैं बाद में आपके टूटे पैर का इलाज करूंगा। इससे बहुत दुख होगा, तुम्हें इसे सहन करना होगा। भाई ने कहा, भाई, तुम कब ठीक होगे? शेन लैंग अपनी माँ से कपड़े पहनने में मदद मांगता था, इसलिए वो अपने टूटे हुए पैर का इलाज नहीं करा सका। आधुनिक पृथ्वी पर शेन लैंग हर दिन मरीजों का इलाज कर रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। यद्यपि वे कोई शीर्ष डॉक्टर नहीं थे, फिर भी उनके पास अच्छा चिकित्सीय अनुभव था। उसके लिए उसके पिता और भाई का दर्द कुछ भी नहीं था, उसकी एक्स-रे दृष्टि का तो कहना ही क्या। इस दुनिया में भी जहां चिकित्सा संबंधी स्थितियां विकसित नहीं हुई थी, उनका इलाज करना आसान था। ... नोट, अनुशंसित टिकटों का संग्रह। हे